हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो में, जिसमें हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। अब तक हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में यानी द्विघात बहुपद के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, प्रॉपर उसके एग्जाम्पल और ये सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर 3 जो इसके 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 3 है, इसका नाम दे रखा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसके बारे में अब क्या करेंगे, हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि दो चर क्या होते हैं, रेखिक समीकरण किस प्रकार के होते हैं। ये तो हम पहले भी जानकारी कर चुके हैं कि रेखिक समीकरण किस प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें हम सिंगल चर वाला मतलब एक चर वाला, दो चर वाला, उसके बारे में और खुल के बात करेंगे। जैसे आज आइए इसका परिचय जान लेते हैं सही तरीके से। तो सबसे पहले हमारे लिए चैप्टर नंबर 3 दे रखा है कि दो चरों वाले रेखिक समीकरण। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये आ जाती है कि रेखिक समीकरण क्या होता है। रेखिक समीकरण, अब रेखिक समीकरण के लिए मैं एग्जांपल लिखता हूं। मान के चलो मैंने लिख दिया है 2x + 5 = 0। अब ये जो समीकरण दे रखा है ये एक रेखिक समीकरण है। अगर हमें पता कैसे चला है कि रेखिक समीकरण है, इस समीकरण की जो घात है, जो पावर है, डिग्री है, वो कितनी है, 1 दे रखी है। यानी ऐसा समीकरण जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो, वो क्या कहलाता है, रेखिक समीकरण कहलाता है। ऐसे हमारे पास बहुत इक्वेशन हम लिख सकते हैं। 3y = 6 = 0, ऐसे भी लिख सकते हो। 9z + 5 कितना लिख सकते हो, 4। ये जितने भी मैंने लिखे हैं सभी कहते हैं रेखिक समीकरण। लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है, इन जितने भी रेखिक समीकरण मैंने लिखे हैं, इन सभी समीकरणों में ये जो x है ये चर है, ये भी क्या है, चर, ये भी क्या है, चर, यानी वेरिएबल है। ये भी क्या है, वेरिएबल है आपका, ये भी क्या है, वेरिएबल है आपका। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, वेरिएबल तो है लेकिन इन तीनों समीकरणों में सिंगल वेरिएबल है। हमारे पास में दे रखा है रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण तो हमने बता दिया, ऐसा समीकरण जिसकी डिग्री यानी जिसकी घात कितनी हो, एक हो, क्या कहलाता है, रेखिक समीकरण कहलाता है। लेकिन इसमें तो सिंगल चर वाले, तो दो चरों वाला रेखिक समीकरण किस प्रकार का होगा, एक बार इसे लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। मैं बताऊं दो चरों वाले रेखिक समीकरण कैसा होगा। 2x + 3y + 5 = 0। देखो इस जो मैंने ये अभी जस्ट समीकरण जो लिखा है, इसके अंदर कितने चर हैं, इसके अंदर देखो दो चर है। पहला चर तो ये हो जाता है, दूसरा ये हो जाता है। तो ये कितने, दो चरों वाला क्या है, ये रेखिक समीकरण। और इसकी पावर कितनी है, डिग्री कितनी है इसकी, 1। जो जिस पर डिग्री मतलब जिस पर पावर दिखाई नहीं दे रही, इस पर घात दिखाई नहीं देती, डिग्री दिखाई नहीं देती, वो उसकी घात अगर 1 है तो इसका मतलब वो क्या कहलाता है, हमारा रेखिक समीकरण कहलाता है। इस तरीके से जो रेखिक समीकरण होते हैं, दो चरों वाले रेखिक समीकरण इस प्रकार का होता है। इसका मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं रेखिक समीकरण की, कि दो चरों वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, इस फॉर्मूले से लिखते हैं तो क्या आएगा, देखो। तो चरों वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप, हाँ इसमें एक वर्ड हो रहा है युग्म जुड़ा, रेखिक समीकरण युग्म, हाँ वो भी बताऊंगा अभी। हाँ, दो चरों वाला रेखिक समीकरण का व्यापक रूप, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्या होता है दो चरों वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप, अगर जो हमने समीकरण लिखा उस हिसाब से तो ये होना चाहिए ax + by + c = 0। दो चरों वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax + by + c = 0 होता है। यहाँ a इक्वल क्या है, x का गुणांक, b इक्वल क्या है, y का गुणांक, और c इक्वल क्या है अपना अचर पद, कांस्टेंट वैल्यू। a इक्वल क्या है यहाँ, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक, b इक्वल कोएफिशिएंट ऑफ y, y का गुणांक, और c इक्वल कांस्टेंट यानी अचर पद है। तो हमें याद हो जाना चाहिए, अगर हम दो चरों वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप अगर निकालना चाहते हैं तो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि रेखिक समीकरण का, दो चरों वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। ये होता है ax + by + c = 0। यहाँ a इक्वल क्या है, x का गुणांक है, b इक्वल है y का गुणांक है, और c इक्वल क्या है, अचर पद है। इस पर एक एग्जांपल लिखता हूं, तो एग्जांपल ऐसे होना चाहिए, तो 3x + 2y + 5 = 0।
यही तो होगा। अगर यहाँ पे लिखा जाए तो 3 क्या है, अगर इससे मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे ए का मान कितना है, 3 गौर से देखा जाए, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाता है 3, और बी इज इक्वल टू कितना हो गया 2, और सी इज इक्वल टू कितना हो जाता है 5। ये हो जाते हैं। अगर इस समीकरण से इसका कंपेयर करना जाए तो ये दो चरों वाला क्या कहलाता है, ये रैखिक समीकरण है। इसके बाद में दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की जो विधियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, आइए आगे देखते हैं। हाँ, एक और बात, ये युग्म के बारे में बात करना चाहता है, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होगा कि दो पेयर होंगे, जोड़े होंगे। कैसे होंगे, दो पेयर, यानी दो समीकरण होंगे हमारे पास में, एक नहीं दो। इसका मतलब क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो। इसका मतलब ये हुआ दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब पेयर यानी जोड़ा, दो दो समीकरण दे रखे होंगे। तो देखो आपके सामने दो समीकरण है। तो पहला समीकरण a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a1 के स्थान पर कोई भी नंबर हो सकता है, b1 के स्थान पर कोई भी नंबर हो सकता है, और c1 के स्थान पर कोई भी नंबर हो सकता है। a2x b2y c2, इसी प्रकार a2 के स्थान पर कोई भी नंबर हो सकता है, b2 के स्थान पर कोई भी हो सकता है, और c2 के स्थान पर भी कोई नंबर हो सकता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लिखना चाहूं तो ये लिखा जाएगा 2x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है ये, इससे कंपेयर करें तो। और अगर हम लिखो 6x प्लस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये भी आपके क्या है, रैखिक समीकरण ही तो है। अब ये रैखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे। हमारे लिए कितने रैखिक समीकरण दे रखे हैं, दो। तो दो रैखिक समीकरण, अगर मैं बात करूं a1 के स्थान पर कितना आ रहा है 2, b1 के स्थान पर कितना आ जाएगा 5, और c1 के स्थान पर कितना आ जाए 6। a2 के स्थान पर कितना आ रहा है 6, b2 के स्थान पर कितना आ रहा है 9, और c2 के स्थान पर कितना आ रहा है 4। तो आप लोगों को अब आई थिंक आप, आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, और उनका व्यापक रूप क्या होता है। इसके बाद में आइए इनकी हल करने की विधियां देखते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां कौन कौन सी होती हैं। पहली विधि अगर हम देखें तो पहली विधि तो होती है आपकी ग्राफीय विधि। आज का स्ट्रक्चर ही बना देता हूं पूरा। हल करने की विधियों की अगर हम बात करें तो कैसे होती हैं, दो प्रकार की विधियां होती है इसकी। पहली होती है आपकी ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। दूसरी होती है आपकी बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। जब इन बीजगणितीय ग्राफिकल, मैं लिख देता हूं, ग्राफिकल मेथड, और ये होता है एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल और एल्जेब्रिक मेथड हो जाता है। अब ये जो ग्राफीय विधि होती है इसकी तो हम ग्राफ के लिए ऊपर तुलना करेंगे। अब बीजगणितीय विधियों को भी हमने कितने अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया है। इसकी तीन विधियां होती हैं, इसे तीन तरीके से हल करते हैं। हाँ, पहला होता है आपकी प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा होता है आपकी विलोपन विधि, विलोपन विधि। और तीसरी होती है आपकी वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ये राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। ये जो विधि दे रखी है राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा ये जो विधि है, हाँ, इसे बोलते हैं इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्यूशन मेथड। ये होता है एलिमिनेशन मेथड,
मेथड, और ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, मेथड। लेकिन ये जो वज्रगण विधि दे रखी है, पहले राजस्थान सरकार मतलब राजस्थान के बोर्ड में सिलेबस में थी, लेकिन अब हटा दी गई है। तो हम सिर्फ ओनली राजस्थान अकॉर्डिंग हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हम ये जान चुके हैं कि दो चरों वाले रेखीय समीकरण को हल करने के कितने तरीके होते हैं, दो तरीके। पहला होता है ग्राफीय विधि, दूसरा होता है बीजगणितीय रूप से हल करते हैं। बीजगणित रूप को तीन भागों में बांटा गया, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन विधि। अब हम ग्राफीय विधि के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं कि ग्राफ बनेगा तो रेखा प्रतिच्छेद कब करेंगी, समांतर कब होंगी, संगत कब होंगी, असंगत कब होंगे, इसके बारे में आगे बात करते हैं। आई होप आप यहां तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, तो आगे बात करते हैं ग्राफीय विधि के बारे में। ग्राफ किस प्रकार का बनेगा, यदि आपके लिए दो रेखीय समीकरण दे रखे हैं, मान लो दिए समीकरण क्या दे रखे हैं आपको, ग्राफ के लिए दो समीकरण दे रखे हैं, दिए रेखिक समीकरण, दो चरों वाले होंगे ये, सीधी बात है। जब दो चरों के बारे में बात करें तो दिए रेखिक समीकरण कौन कौन से हमारे पास दो दे रखे, मान के चलो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 2 आपको दे रखे हैं। और आपसे बोल दिया है इनका ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ बनाते हैं जब हमारे पास में तीन कंडीशंस होती है। इसमें आता है सबसे पहले केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट ये कहता है यदि a1 अपॉन a2 को रखो, यानी a1 अपॉन a2 रखा और b1 अपॉन b2 रखा, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। कैसे करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी। हल कैसे होंगे इनके, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। क्या समझ में आया, पहला कंडीशन क्या कहती है, यदि a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो रेखाएं कैसे करेंगे, प्रतिच्छेद। इसका मतलब एक दूसरे को काटेंगी। मान के चलो ये आपकी फर्स्ट लाइन हो जाती है, और ऐसे ही एक और अगर आप ग्राफ बनाते हो उसकी एक और लाइन आती है, तो ये एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, काट रही होंगी। तो इस कंडीशन पे तो जो ग्राफ बनेगा तो आपका किस बनेगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा, और हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। इसके बाद में केस थर्ड, केस सेकंड आता है, केस सेकंड। केस सेकंड में ये कहता है यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यदि तीनों ही बराबर हो, a1 अपॉन a2 रखा आपने अपॉन में, b1 अपॉन b2 रखा आपने अपॉन में, और c1 अपॉन c2 रखा, और तीनों के मान आपके बराबर आ रहे हैं, तो ग्राफ कैसा होगा, संपाती होगा। इस संपाती ग्राफ कैसा आएगा, संपाती। रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं रेखाएं कैसी होंगी आपकी, संपाती, रेखाएं संपाती होंगी। इस संपाती का मतलब समझाता हूं आपको। जैसे मान के चलो पहले समीकरण को आपको हल किया और उसके कुछ मान आएंगे तो आपने ग्राफ निरूपण किया, पहली लाइन बना दी आपने। फिर दूसरे समीकरण को हल किया तो सेम वही, उसके जो पहले समीकरण के मान आ रहे वही मान सेम आ रहे, तो जो पहली लाइन होगी वो दूसरी लाइन पर ही अध्यारोपित हो जाएगी। कहने का मतलब ये होता है कि दूसरी वाली लाइन पहली वाली लाइन को क्या कर देगी, छिपा देगी। तो हल के मतलब जो रेखाएं आएंगी वो कैसी आएंगी, संपाती आएंगी। और हल कैसे होंगे, अनेक हल विद्यमान होंगे, अनेक हल विद्यमान विद्यमान होंगे। इसके बाद में केस थर्ड आता है, केस थर्ड। केस थर्ड होता है a1 अपॉन a2 हो और b1 अपॉन b2 दोनों बराबर हो, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं हो, तो रेखाएं कैसी होंगी, तो रेखाएं कैसी होंगी हमारी, समांतर होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, लाइंस पैरेलल होंगी, यानी समांतर रेखाएं होंगी। तो समांतर रेखाएं कैसी होंगी, इसका मान के चलो ये रेखा एक, पहली लाइन का ग्राफ, और दूसरी लाइन ग्राफ हमने बनाते हैं तो दूसरी लाइन का ग्राफ ऐसा आ रहा है। तो देखो इन दोनों लाइनों के बीच में जो अंतर है वो कैसा है, समांतर है, यानी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगी। और ऐसी कंडीशन में 10th क्लास में इसका कोई हल विद्यमान नहीं है, कोई हल विद्यमान नहीं है। वैसे नॉर्मल वे में अगर हम बात करें तो इसका जो हल लिखा जाता है ये लिखा जाता है संगत हल,
इस प्रकार की कंडीशन में अद्वितीय हल में भी क्या लिखते हैं, संगत हल। इसको कहते हैं आश्रित संगत। ये जो हल लिखे जाते हैं वो कैसे होगा, एक आश्रित संगत कहलाता है, आश्रित संगत। और ये इसमें तो कोई हल विद्यमान नहीं है। इसका मतलब भी, कहने का मतलब सिर्फ ओनली सी इतना सा है, जब आप ग्राफ निरूपण करें तो सबसे पहले ये जानकारी करना पड़ेगा। अपने चाहे तो मन में ओरल रख के देख सकते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2 रख के देख सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा जो हमारा ग्राफ या निरूपण हम जो करेंगे वो किस प्रकार का होगा, तो हम आगे ग्राफ बना पाएंगे। इसके बाद में अब तक मैंने आपको यहां तक समझा दिया ग्राफिक विधि में किस तरह, और ये हाँ सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि ये यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं 10th क्लास के अंदर। पूछा जाता है, कंडीशन दे देगा, इस कंडीशन पे हल कैसा होगा, ग्राफिक निरूपण कैसा होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हल कराएंगे तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहां तक करने के बाद में हम ग्राफ बनाना सीखते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम अब तक ये समझ चुके हैं कि हमने ग्राफिक किस तरीके से बनाया जाता है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि ग्राफिक विधि से हल करना है। ये क्वेश्चन हमको दे रखा है। 3.1 का पहला क्वेश्चन जो है आपका राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, उसको ग्राफिक विधि से क्या करना है, हल करना है। तो देखते हैं ग्राफिक विधि को कैसे हल करते हैं। हमारे लिए दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, एक विद्यार्थी आता है, एक विद्यार्थी, विद्यार्थी नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये चीज चल जाती है कि इसमें क्या होंगे, लड़कियां होंगी और लड़के होंगे। डेफिनेटली बात है, यानी गर्ल्स और बॉयज दोनों होते हैं। तो इसका मतलब है कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, इसका मतलब उसमें लड़की भी शामिल है और लड़कियां भी शामिल हैं। ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, लड़कियां ज्यादा है और लड़के क्या है, कम है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। रो भी किससे, ग्राफिक निरूपण से करना है। तो आइए समीकरण पर वर्क करते हैं, कैसे हल करेंगे इस तरीके के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो हल हमको दे रखा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में। सबसे पहले क्या, प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात करना है उसको मान लो सबसे पहले कि माना लड़कियों, लड़कों की संख्या मानते हैं, लड़कों की संख्या कितनी मान रहे हैं हम, x मानिए। माना लड़कियों की संख्या, संख्या हमने कितनी मानी है, y। अब ये हमने संख्या तो मान ली, अब इसके लिए हमें समीकरण चाहिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यानी पहले चार x और y तो मान लिए, नंबर मान लिए, साहब लड़की की संख्या हम इतनी मानी है, लड़कों की संख्या ये मानी है। पहला ये कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी कितने हैं, टोटल 10 विद्यार्थी हैं। तो लिखोगे प्रथम शर्त से, तो क्या लिखते हैं, प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या कहती है, कक्षा 10 में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 10। इसका मतलब है लड़कियां, लड़के प्लस लड़कियां मिलके कितने हो जाते हैं, 10। समीकरण नंबर 1 आ जाता है आपका इस तरीके से। आई होप आपको क्या समझ में आ रहा होगा। 10 विद्यार्थी, लड़की प्लस लड़के बराबर कितना होगा, 10वीं क्लास में 10 विद्यार्थी हो गए। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त आपकी क्या कहती है कि लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। इसका मतलब है अगर मैं समीकरण बनाना चाहूं तो x और y में इक्वल करना चाहता हूं, इक्वल निशान लगा दिया। ये है लड़के, ये है लड़कियां। लड़के ज्यादा है, लड़की ज्यादा है, डेफिनेटली बात है लड़की ज्यादा है। लड़के क्या है, कम। कितने कम है, 4 कम है। दोनों को बराबर लाने के लिए हमें कितने लड़कों की जरूरत है, 4। तो 4 इधर ना ऐड करेंगे, किधर ऐड करेंगे, इधर। इसको अगर मैं सही करता हूं तो सही करूंगा तो कैसे आएगा, x तो यहाँ आ जाएगा, y इधर आएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का y इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाता है, माइनस का 4 आएगा। तो कैसे किया कि लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो लड़कियां से ऑलरेडी ज्यादा है, कम कौन है, लड़के कम है, इसलिए हमने 4 को किधर ऐड किया है, बराबर लाने के लिए 4 लड़कों को। अगर समीकरण को सही करें तो y को उठा के इधर लाए और x को, 4 को उधर ले गए। अब ये हमारा कौन सा, दूसरे नंबर का समीकरण आ जाता है। आई होप यहां तक आपको समीकरण बनाना समझ में आ गया होगा। अब इसका ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करोगे, ग्राफीय विधि से
हल करेंगे, फिर हल करना है साहब हमें। तो कैसे लिखेंगे? समीकरण एक से सबसे पहले समीकरण एक को उठाते हैं, समीकरण एक से। समीकरण एक क्या है अपना? समीकरण एक यह है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये पहला समीकरण, इधर नहीं आगे हल करता हूं। यहां पर क्या लिखते हैं? समीकरण एक से। समीकरण एक क्या कह रहा है आपका? ये रहा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 10। यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। यहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, तो x का मान निकाला तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस वाई हो जाएगा। सही है ना? इसके लिए ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ मान चाहिए होते हैं, उसके लिए हम टेबल बनाते हैं। मिनिमम 2 मान अति आवश्यक है, मैक्सिमम आप कितने भी ले सकते हो। ये इस तरीके से टेबल आपने मॉडिफाई किया, ये x की वैल्यू और ये y। अब हमें अपने मन से मान रखने हैं कि आप क्या मान रखो कि इससे वो वैल्यू आ जाए। इस समीकरण में अगर मैं आपको दिखा रहा हूं ओनली ये मान, ये रफ वर्क होता है, जब दिखाना जरूर नहीं होता। जैसे कि अब मैं लिखना चाहता हूं इसमें y के स्थान पर क्या y बराबर 8 रखने पर, और ये जरूरी नहीं है जो मैं रख रहा हूं वो ही आप रखो, कोई भी कंपल्सन नहीं है कि जो मैंने रखा है वो ही आप रखो। y बराबर मैं आस में 8 रखता हूं तो x का मान क्या आएगा? x बराबर 10 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। सॉरी, हाँ 10 में से 8 के तो कितना बचता है? 2। रखा कितना था आपने? आपने मान रखा था इसका कितना? 8, और आया कितना x का मान? 2। सही है। इसी प्रकार अगर हम आगे मान रखते हैं y बराबर 6 रखने पर, y बराबर 6 रखने पर 6 रखते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब आपने वैल्यू कितनी रखी है? y की रखी है 6, और x का मान कितना आया आपका? 4। इसके बाद में आगे बात करते हैं हम y बराबर 4 रखने पर, y बराबर अगर 4 रखते हैं तो x बराबर 10 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाता है? 6। आपने y का मान कितना रखा है? 4, आया कितना है? 6 आया है। आई होप आप सबको यहाँ तक की पहले समीकरण के लिए जो टेबल हमने निकाली वो आपको समझ में आई होगी। अब सेकंड समीकरण पर वर्क करते हैं। सेकंड समीकरण के लिए टेबल कैसे बनेगी देखो ध्यान से। समीकरण 2 से समीकरण 2 की वैल्यू निकालना चाहे तो समीकरण 2 की वैल्यू कैसे निकले? समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। ये हमारा समीकरण नंबर सेकंड है। यहां से मैं x का मान निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा? y उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 4। अब इसके लिए टेबल कंप्लीट करते हैं। हाँ, तो टेबल कंप्लीट करते हैं तो टेबल देखो इस तरीके से कंप्लीट होगी। जो इसमें किया है वो इसमें करेंगे सेम, x और y। हाँ, तो अपने मन से हम मान रखना स्टार्ट करते हैं। तो y बराबर अगर मैं यहाँ पर y का मान अगर यहाँ पे माइनस में लेना चाहता अगर आपको, तो y का मान आप 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। मैं ग्राफ को माइनस यानी नेगेटिव में नहीं लेना चाहता, तो मैं y का मान 4 रखने पर, 4 रखने पर y का मान जैसे मैं 4 रखता हूं तो इस समीकरण से, तो x बराबर 4 माइनस का 4, तो x का मान कितना हो जाएगा? 0। आपने y का मान कितना रखा? 4, x का मान कितना आया है? 0। आया नहीं आया? आगे देखते हैं। हाँ, y बराबर कितना रखने पर? 5 रख लो चाहे तो, 5 रखने पर y बराबर 5 रखोगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर 5 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब आपने कितना मान रखा y का? y का मान रखा आपने 5, और x का मान कितना आया है आपका? 1। ठीक है। इसके बाद में आगे वर्क करते हैं। y बराबर आपने 6 रखने पर, y बराबर अगर 6 रखते हैं तो x बराबर कितना हुआ? 6 माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो आपने y का मान कितना रखा? 6, और x का मान कितना आया है? 2। इस तरीके से आप लोगों के क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है उसकी कंप्लीट टेबल हो जाती है। इस तरीके से आपको ग्राफ बनाने के लिए ऐसे टेबल के मान चाहिए होंगे जो आपको बनाने होंगे। यहां से आपका ग्राफ होगा,
आइए नेक्स्ट पेज पर इसका ग्राफ बनाते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम आगे इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो समीकरण निकाले थे उनको एक कोने में रख दिया। पहले समीकरण का टेबल ये था, सेकंड समीकरण का टेबल ये था। अब आप ग्राफ बनाते हैं, मैंने बना लिया है यहाँ पर। हाँ तो ये वाला जो इधर वाले ग्राफ में क्या होता है, चार चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ये एक्स होता है अपना, हाँ ये वाला होता है अपना एक्स होता है, और इसके विपरीत क्या होता है, एक्स डैश होता है। ये आपका y होता है, ये आपका क्या होता है, y डैश होता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इधर x की तरफ चलते हैं तो सारे पॉजिटिव मान 1 2 3 4 5 6। इसकी जस्ट विपरीत चलने पर सब नेगेटिव आते हैं। इसके ऊपर चलने पर ये आपके y पे चलने पर सब कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और y डैश पे चलने क्या होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। अब इनका हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे पहले x का मान देखते हैं और फिर देखते हैं y का मान। तो आइए हम देखने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहले काउंटिंग पर वर्क करते हैं। सबसे पहले x का मान कितना है हमारा 2। तो 2 कहां है, देखो ये रहा, ये हमारा ओरिजिनल मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु चलते हैं 1 और 2, तो ये साहब हमारा 2 हो जाता है। यहीं से y की तरफ 8, 2 पे कितना है y पे कितना है 8, तो यहां पर 2 पे y 8 कितना है, ये रहा आपका, देखो ये रहा। तो ये 2 एक्स पे 2 चले फिर y, तो इसका मतलब ये 2,8, ये वाला जो पॉइंट आया 2,8, इसका मतलब सबसे पहले एफ का मान रखा जाता है, उसी बिंदु पर क्या होगा x का मान रखा जाता है। इसके बाद में x का मान कितना है 4, तो 1 2 3 4, 4 चले, 4 के बाद में कितना है 6, इससे 6 यहां आ जाएगा। हाँ मेरा ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, बिकॉज आप लोग अपनी स्केल की सहायता से बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा। 4,6 आपका सेकंड बिंदु आ जाता है। अब आगे चलते हैं, तो यहां से चले कितना होता है 6, 6 पे कितना है 4, तो देखो 6 पे 4 ही आ जाएगा। हाँ 6 पे 4 आई थिंक सही आ रहा है, 6 पे 4 या थोड़ा सा विचार, तो ये हुआ 6,4। अब इस लाइन को हमको मिला देना है। अब हम इस लाइन को क्या कर देना है, मिला देना। अगर हम मिलाते हैं इस लाइन को तो ये इस तरीके से आती है, इस तरीके से आएगी। मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई होगी तो आप एक बार एडजस्ट कर लेना, आपका बिल्कुल सही आएगा। और इसका समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं, क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पर वर्क करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की लाइन पर देखते हैं। तो सबसे पहले x का मान कितना है आपका 0, x का मान कितना है 0, 0 तो ये रहा, और y का मान कितना है 4, यहां पर चलोगे 4, ये रहा। तो ये जो पॉइंट बनेगा आपका कितना बना है 0,4। इसके बाद में एक पे कितना है 5, तो एक पे कितना बनेगा 5, तो एक पे 5 का बना, अरे इधर लिख दिया क्या मैंने, इधर लिख देता हूँ, ये बनेगा 0,4। अरे यार 0,4, एक पे कितना है 5, तो एक तो ये रहा, एक पे कितना है 5, 5 कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये 5 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1,5। इसके बाद में कितना है, 2 पे कितना है 6, 2 ये रहा, 2 पे 6 ये रहा, 2 पे 6 यहाँ आ जाएगा, 2 पे 6, 2,6। इस तरीके से जब ये ग्राफ के सारे बिंदु हमारे पास आ चुके हैं तो इन दोनों सभी बिंदुओं का आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। मिलाते हैं तो मिलाने पर जो ग्राफ बनता है हमारा, तो वो इस तरीके से बनेगा। देखो गौर से, ये आ रहा ग्राफ, मिला हुआ जो ग्राफ आ रहा है अपना, दोबारा बना देते हैं एक बार। यहाँ पर 2 पे ये वाला पोर्शन 2 वाला हो जाएगा, और 2 पे 6, 1 पे 5, सॉरी 1 पे 5 था ये वाला, 1 पे 5 ये रहा, और 2 पे 6 वाला ये रहा। और हम इस ग्राफ को मिला देते हैं, तो मिलाने पर ये दोनों लाइन, एक बिंदु ऐसा है जिस पर ये दोनों बिंदु काट रहे हैं। देखो काट रहे नहीं काट रहे, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है मेरा थोड़ा टेढ़ा बना है, अगर आप स्केल की सहायता से बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट देखने वाली बात है कि दोनों जो समीकरण दे रखे, तो पहला समीकरण के बिंदु हमने लिख दिए, दूसरे समीकरण का समीकरण लिख देते हैं, तो क्या आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ये दूसरे नंबर का समीकरण हो जाता है। तो ये दोनों बिंदु एक बिंदु पर काट रहे हैं, गौर से देखने वाली बात है। तो बिंदु कौन सा है ये, हाँ ये वाला 2,6, क्या नहीं लेता, सॉरी
तो ये जो बिंदु पर, जिस बिंदु पर काट रहे हैं वो बिंदु यही तो है जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। अब काटते समय ये देखना पड़ता है कि एक्स अक्ष, देखो काटने पर अगर मैं इन बिंदुओं को मिला हूं तो मिलाने पर हमें जो रेखा दिखेंगी यहां से ये वाला पॉइंट आ जाता है तो 7, और इसके बाद में इसके डाउन में ग्राफ में जाते हैं तो हमारे पास में एक इसका अलग पॉइंट आता है, इस पॉइंट का नाम 3 है। तो इसका मतलब है इन दोनों रेखाओं को जो मिलान बिंदु है, कटान बिंदु है, वो कितना है आपका 3,7। कितना दे रखा है, इसको ब्लैक पेन से लिख देता हूं, कितना दे रखा है अपना 3,7। इसका मतलब यह है कि एक्स अक्ष का मान कितना आया है 3 और वाई का मान कितना है 7। हमने माना था लड़कों की संख्या कितनी मानी थी, हमने एक्स मानी थी, और लड़कियों की संख्या कितनी मानी थी, हमने वाई मानी थी। इसका मतलब है अगर ग्राफ निरूपण से अगर देखा जाए तो लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या एक्स इज इक्वल टू कितना है आपका 3 आ गई, और लड़कियों की संख्या क्योंकि वाई मानी थी, लड़कियों की संख्या y इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 7। तो गौर से देखने वाली बात है कि जहां पर दोनों बिंदु दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, एक बिंदु पर काट रही हैं, इस लाइन पर क्या मिलने वाले जो x, इधर से x का मान देखो, उधर से y का मान, जिन दोनों बिंदुओं पर जो कटान बिंदु है, लड़कों की संख्या कितनी निकल, x बराबर 3 निकल के आई, लड़कियों की संख्या y बराबर कितनी निकल के आई 7। इसी प्रकार आपके ग्राफ बनेंगे और इसी प्रकार हम ग्राफ के निरूपण करेंगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसको देख लेते हैं एक बार और। हाँ तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं। हम तक हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका ग्राफ निरूपण किया और उसके बारे में जाना कि ग्राफ को कैसे देखा जाता है। इसी प्रकार आपको सेकंड क्वेश्चन भी ग्राफी विधि से हल करना है। लिख देता हूं ग्राफी विधि से, कहां लिखूं, क्या लिख देता हूं, वैसे दे रखा है ग्राफी विधि से हल करना है हमको। ये क्वेश्चन भी कैसे किसी विधि से हल करना है, ग्राफ से ही। तो सबसे पहले ग्राफ को से हल करने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या बना लेते हैं, समीकरण बनाना जरूरी होता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो क्या दे रखा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए दे रखा है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। जो पूछा है सबसे पहले वो एक्स और वाई मान लो। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हल करने से पहले आपको क्या मानना है, हल क्या मानना है, एक पेंसिल दे रखा है, पेंसिल का मूल्य, सॉरी माना लिखेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना रुपए, x रुपए। माना एक कलम का मूल्य बराबर कितना माना है हमने, ये रुपीज लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्रथम शर्त क्या कहती है, प्रथम शर्त क्या कहती है, प्रथम शर्त ये कहती है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है 50 रुपए। जब एक बात बताओ कि जब एक पेंसिल का x रुपए है तो 5 पेंसिलों का कितना होगा 5x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही है। आगे एक कलम का मूल्य y रुपए है तो 7 का कितना हो जाएगा 7y, दोनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए 50 रुपए। ये आपका समीकरण नंबर क्या निकल के आ जाता है, एक। आई होप आप सबको समीकरण बनाना समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में दे रखा है द्वितीय शर्त से अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। द्वितीय शर्त से क्या दे रखा है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य है, तो 7 पेंसिल यानी एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, तो 7 का कितना हो जाएगा 7x। 5 कलम तो 5 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा 5 टोटल कितना होना 46। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। आई होप सो आप लोगों को इक्वेशन समझ में आ रही होंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसके बाद में इसका ग्राफी निरूपण करने के लिए जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था वही क्वेश्चन नंबर सेकंड में करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या होता है आपका 5x + 7y = 50। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि अधिकतर आपको ऐसा नंबर डाउन में रखना है जो से भाग चला जाए आसानी से। तो सबसे पहले इसमें से मैं x का वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो 5x का वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 50 - 7y होगा।
यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 7y अपॉन कितना हो जाएगा 5। ये हमारा समीकरण आएगा। अब इससे हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ के लिए टेबल कंप्लीट करेंगे। तो गौर से देखते हैं कैसे करेंगे हम। ये टेबल मैंने बना ली है, x और y। अब ये जो समीकरण आपको निकल के आया है, आपने x का मान निकाला है, इस समीकरण को इसमें एक ऐसा मान रखना है जिससे कि हमारी वैल्यू आना स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले अगर मैं रखूं 7 y की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू आएंगी हमारे पास में, तो 7 इंटू कुछ समथिंग रखना पड़ेगा। तो 7 इंटू, अगर मैं 7 इंटू 0 रख दूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और 5 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। पहली वैल्यू तो ये आ जाती है 0 रखने पर। दूसरा 7 5 35 होता है, और 50 में से 35 गए तो कितना बचेगा 15, और 3 से भाग देने पर कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। हाँ, तो दो वैल्यू तो मिल जाती है। तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं, तो सबसे पहले हमने y का मान कितना रखता है 0, यानी दिए समीकरण y बराबर 0 रखने पर, और y बराबर में अगर मैं 0 रखता हूं तो x का मान कितना आ जाएगा, हल करके बता देता हूँ। 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन कितना हो जाएगा 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस, हाँ 0 ही आ जाएगा, सम तो 0 हो जाएगी, 50 बट्टे में 5 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो x का मान हमारा कितना आया 10, हमने 0 रखा है। अब दूसरा मान रखने पर y बराबर हम कितना रखना चाहते हैं, y बराबर हमने 5 रखना है, रखने पर y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखेंगे कितना हो जाएगा 50 माइनस 7 इंटू 5 बट्टे में कितना हो जाएगा 5। x बराबर 50, 7 5 35 हो जाता है, 35 बट्टे में कितना हो जाएगा 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 बट्टे में 5। तो x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 3, आएगा कि नहीं आएगा। और ऊपर वाले x का मान कितना आ रहा था, कितना आ रहा था 10। तो आपने y का मान कितना रखा 5 रखा, जब x का मान आपका कितना आ रहा था 3 आ रहा था। आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आएगा। और मिनिमम 2 तो निकालना जरूरी होता है, आप 2 से ज्यादा भी निकाल सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। इसके बाद हम समीकरण नंबर 2 पर वर्क करते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहता है, समीकरण 2 ये रहा, क्या है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। यहां से मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो 5 से ऐसा नंबर डाल सकते हैं, आराम से भाग चला जाएगा। तो देखते हैं 5y की वैल्यू निकालेंगे तो 7x हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो 46 माइनस 7x। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 46 माइनस 7x अपॉन कितना हो जाएगा 5। अब हमारे लिए समीकरण सॉल्व कर लिया। इसके बाद में हम मान रखते हैं, x के मान रखेंगे और किसके मान आएंगे y के मान आएंगे। तो टेबल कंप्लीट कर लेते हैं, तो करो तो टेबल कंप्लीट कर देते हैं। तो x और y, हाँ तो क्या मान रखें जिससे कि हल हो जाए। अगर हम x का मान 3 रखें, यानी x इजुकल टू 3 रखने पर, x इजुकल टू 3 रखने पर इस समीकरण में, तो कैसे लिखेंगे y इजुकल टू 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5। तो y इजुकल टू कितना हो जाएगा 40, 7 कितना हो जाता है 21 बट्टे में 5, सही है। तो हल किया, सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा y इजुकल टू 46 में से 21 गए तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5, और 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा 2, सही है क्या, बिल्कुल। हाँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी ना, 5 25, 5 आ जाएगा। 46 में से 21 जाते हैं तो किससे बचता है 25। सही है, तो 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 5 आ गई। इसके बाद में एक और वैल्यू रख के देखते हैं, x का ऐसा कोई मान रखते हैं जिससे कि हमारी वैल्यू कंप्लीटली हो जाए। तो क्या रखें x का ऐसा मान, तो 7 28, 7 रख देते हैं। x इजुकल टू 7 रखने पर, 7 रखने पर हमें क्या फायदा मिलेगा देखिए, हाँ y इजुकल टू 46 माइनस 7 इंटू 7 अपॉन कितना हो जाएगा 5। तो y इजुकल टू 46 माइनस कितना हो जाएगा 49 अपॉन 5। तो y इजुकल टू कितना हो जाएगा, अरे यार ये तो नहीं आ रहा, तो गलत हो गया, सॉरी सॉरी।
हाँ, तो इसकी अलग ही जगह पे मैं पॉइंटों में नहीं ले जाना चाहता ग्राफ को, इसलिए दूसरा मान रख लेते हैं। कितना लेंगे, 8 रखते हैं, 8। हाँ, कितना रखते हैं, x इजिकल टू 8 रखने पर तो रखेंगे x इजिकल टू कितना हो जाएगा 46 माइनस माइनस 7 इंटू 8 अपॉन कितना हो जाएगा 5। तो x इजिकल टू कितना हो जाता है 46, 8 7 कितना हो जाता है 56 हो जाता है, बट्टे में कितना हो जाएगा 5। तो x इजिकल टू कितना होगा 56, 56 माइनस के 56 में 40 गए तो कितना माइनस का 10 अपॉन 2 5। तो 5 कितना हो जाएगा, हाँ x इजिकल टू कितना हो जाएगा -2। तो इस तरीके से हमारी टेबल के 2 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। x का मान हमने कितना रखा था 8, तो आया कितना है y का मान माइनस, हाँ y का मान रखा था, हाँ x का मान रखा था तो y का मान आ रहा, सॉरी ये गलत कर दिया, ये y आएगा यहाँ पर, सॉरी 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 बच्चों। हाँ, तो x इजिकल टू आपने कितना रखा है 8 रखा है, तो y का मान कितना आया है -2। इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 2 की टेबल कंप्लीट हो जाती है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कहां पर प्रदर्शित कर देंगे, तो x का मान क्या आएगा और y का मान क्या आएगा, आगे देखते हैं। हाँ, तो बच्चों हम नेक्स्ट बात करते हैं। अगर वर्ड्स आपको दिखाई नहीं दे रहे हो तो मोबाइल को आड़ा कर लेना, मतलब ये तिरछा कर लेना, तो आपको वर्ड्स दिखाई देने लग जाएंगे। तो देखो हम ग्राफ पर वर्क करते हैं। जो पहले ग्राफ बनाया था वो बना रखा है मैंने, क्या रखा है कि x और x डैश है, ये y और y डैश है, इधर हमारे मान। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक एक उसमें क्या होता है, जो आप ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाओगे तो आपको इस तरीके से ब्लॉक मिलते हैं, तो एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर मान के आराम से बना सकते हो। 9th क्लास में 8th क्लास में आपने काफी ग्राफ्स बनाए हैं। तो देखो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले कि पहले लाइन पर ग्राफ बनाते हैं तो हमने 10 लिख लिए, इधर से एक खाना छोड़ा, मतलब मैंने जो आगे वर्क करते हैं, आगे वर्क करते हुए हम आगे देखते हैं कि सबसे पहले पहला ग्राफ बनाते हैं। तो वाई एक्स पर कितना है 10। सबसे पहले एक्स का मान देखते हैं, पहली टेबल में एक्स का मान 10 ये रहा, और वाई का मान कितना है 0। तो भाई यहीं रहेंगे, आगे हम जाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं जाना भैया आगे हम। तो कितना हो जाएगा 10,0। इसके बाद हम सबसे पहले दूसरे नंबर को देखते हैं। दूसरे नंबर एक्स पे कितना है 3, 1 2 3, और वाई पे कितना है 5। तो ये रहा एक्स पे 3 और वाई पे कितना हो जाएगा 5, ये रहा, ये आ गया। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3,5। और इसको हम सबको मिलके मिला देना है। देखो किस तरीके से मिलाएंगे। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ में नंबर्स मिलेंगे तो ऐसा, तो इसका जो समीकरण होगा वो समीकरण कितना आएगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में सेकंड इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 5। और देखो ये रहा 3 और 5 सेम वैल्यू आ रही है, तो पर इसको अलग पेन से लिख देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 3,5 हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद में 8 पे एक्स अक्ष पे कितना है 8 और वाई अक्ष पे कितना है -2। तो देखो ये रहा -2, एक्स अक्ष पे कितना हो जाएगा 8 और वाई अक्ष पे कितना हो जाएगा -2, यहाँ आ रहा है -2। सही आ रहा है क्या, हाँ सही है। 8 -2, इसको मिलाइए। जब हम इसको मिलाते हैं तो मिलाने पर क्या बनता है, यहां से मिलाना स्टार्ट करेंगे हम, ये ऐसे मिलता हुआ जाएगा। जब आप इसे ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आपका जो ग्राफ होगा वो काफी सुंदर बनेगा, अगर स्केल की सहायता से आप बनाते हैं तो दोनों का जो मिलान बिंदु आया है वो कौन सा पॉइंट आया है, ये वाला पॉइंट है। इसका मतलब ये आया है कि एक्स अक्ष पे तो कितना हुआ 3 और एक्स पे कितना हुआ है 5। मैं डॉटेड से रिप्रेजेंट कर देता हूं इसको। तो इसका मतलब ये हुआ हमने पेंसिल का मूल्य कितना माना था, ₹X माना था। तो पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य मूल्य x बराबर हमने कितना माना था, x माना था, x वर्ग का मान कितना आ रहा है 3, तो कितने हो जाएगा ₹3। एक कलम का मूल्य,
का मूल्य मूल्य y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 रुपीज। आई होप सो आप लोगों को 3.1 चैप्टर नंबर 3 का परिचय और 3.1 तक के यहाँ तक के क्वेश्चन नंबर 2 तक आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।